प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं बदलते हुए मौसम के साथ जो बीमारियां आती हैं ये लोग ज़्यादा फील करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग एक कॉमन सवाल हमसे पूछते हैं कि सर मेरे पाँव बड़े ठंडे रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे हाथ बड़े ठंडे रहते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि ये चीज़ें चूँकि अनकवर्ड होती हैं तो इसलिए सर्दी ज़्यादा लगती है। समटाइम लोग ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरे अंदर विटामिन सी की कमी तो नहीं, क्योंकि मेरे हाथ पाँव ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो हम चूँकि डॉक्टर वकास अहमद गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। चूँकि ज़्यादातर जो केस होते हैं वो इन्हीं के हाथ से गुजरते हैं, फिर वो डिफरेंट कंसल्टेशन में जाते हैं और वो अपनी कंसल्टेशन के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। तो डॉक्टर साहब के साथ हम बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आजकल लोग हमें पूछते हैं, आपसे भी लोग पूछते होंगे कि पाँव और हाथ बड़े ठंडे होते हैं सर्दी में। हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन है जी। ठीक है। ये जो है अक्सर कुछ लोग जो है पाँव के जलने की कंप्लेन करते हैं, कुछ ये करते हैं कि हमारे हाथ पाँव ठंडे बड़े हो जाते हैं। जी जी। अब इसकी अगर मेडिकल रीजन देखी जाए वो तो काफी आ जाती हैं। वो अब अगर यंग नहीं है, फॉर एग्जांपल वो है कुछ एनीमिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, एनीमिया होगा, ब्लड पूरा उसमें बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा तो हो सकती है कॉज। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ब्लड थिकनिंग है, उसके बाद हार्ट का इशू है, ठीक है, उसके बाद आपका थायराइड का इशू है। ये वो है जो मेडिकल आपकी चीजें रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरे हाथ पांव ठंडे रहना है, ये एक नेचुरल है, ठीक है जी। आप देखें इंसान की जो बॉडी है ना, अब टाइम लेती है। अब अगर गर्म वेदर होगा ना एडजस्ट होने में, अब जैसे जैसे अब देखें मौसम सरमा आना शुरू हो जाता है। मैंने पहले जैसे बताया कि वेजो कंस्ट्रिक्शन, आपकी नालियां जो हैं वो तंग होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है जिस एरिया में ब्लड ही नहीं जाएगा, जिस एरिया में प्रॉपर वो परफ्यूजन ही नहीं होगी ब्लड की, डेफिनेटली वो ठंडा ही रहेगा, बिल्कुल। अब यही है, जैसे हमारी वैसे बॉडी जो है गर्म होती है, हाथ पांव जो है हमारे अक्सर ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही हल होता है, और एक तो ये है कि ये एक्सपोज्ड एरिया है, ये आप ठंड में इन्होंने रहना होता है। जितना ये ठंड में रहेंगे इनको ठंड लगेगी, ये एरिया तो कम से कम वो यहाँ पे तो वो कंस्ट्रक्शन रहेगी ना, फील होती रहेगी ना। और बाकी जो है, बाकी जो कवर्ड एरिया है वहां पे ब्लड की जो है वो प्रॉपर सर्कुलेशन हो रही है, बेहतर हो रही है। और इसी तरह जो वो फ्रॉस्ट बाइट होती है, ये जो बर्फबारी में लोग जाते हैं तो और उनके जो हाथ वगैरह आगे सुन्न हो जाते हैं, उनके गैंग्रीनस भी हो जाती है, वो इस वजह से ही होती है। यही उसकी रीजन होती है कि आगे वो एक्सपोज हो के इतनी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वहां पे ब्लड ही नहीं जाता। ऐसे ही जैसे सर आजकल आपने देखा वो चिल ब्लेंस बिल्कुल, वो आगे सारा वो सूजना शुरू हो जाती है, ये अक्सर उंगलियां वो सूज जाती हैं ये सर्दियों में, ठीक है। और वो फिर पानी में, गर्म पानी में डुबोते हैं और उसके ऊपर खारिश भी बड़ी होती है। ऐसे ही मजा भी आता है उनको, लेकिन तकलीफ भी हो रही होती है। तो उसकी यही एक मेजर आप ये करें कि उसको कवर करें, जितना ज्यादा आप कवर रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बाकी आप अगर एज के हिसाब से आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो आप देखें कि आया कि अल्लाह ना करे कोई परफ्यूजन वगैरह का, आप वो अपना प्रॉपर जो है मेडिकली वो चेकअप करवाएं। ठीक हो गया, ठीक है, उसमें देखें। अच्छा सर, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए क्या ऐसी फिजिकल एक्टिविटी वो घर में कर सकते हैं जिससे उनको सर्दी भी कम लगे, ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो? अब देखें जी, घर में ढेर सारी जारी बात है आप करते रहते हैं, मैंने देखी है आपकी वीडियोस वगैरह भी कि आप एक्सरसाइज के माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं। तो मेरा ख्याल है आप ज्यादा बता सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ डांस करें, कोई और काम नहीं। हाँ, कि घर के अंदर रह के वो कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें जब भी सर्दियों में ना बंदा मोटा हो जाता है, ऐसे ही है, क्योंकि खाना हलवाजात खा रहे होते हैं, पंजीरियां, पिनियां, क्योंकि सर्दी जितनी लगती है ना, भूख लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और मांगता है उस सर्दी को कॉप अप करने के लिए, ठंड के लिए हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है ताकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सके, ठीक। अब जितने मेटाबॉलिज्म तेज होता जाएगा साथ में उतनी भूख लगती जाएगी, और वो तो खाना जाना है और एक्सरसाइज को नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, बस वही खाना बिस्तर के अंदर हो जाना है, फिर उठ के ड्राई फ्रूट्स भी खा लेना है, फलां हलवा खा लेना है, फलां खा लेना है। और ये वाली चीज जो है ना, ये अब मतलब आवाम के लिए एक अवेयरनेस के लिए भी है कि एक्सरसाइज आप जो है कम से कम जो 30 मिनट है आप मस्ट वॉक किया करें, और इतनी वॉक किया करें कि आपको पसीना आए। ये नहीं होता, अक्सर वो फीमेल्स कहती हैं कि हम डॉक्टर साहब इतना घर में काम करती हैं, हम ये भी करती हैं, वो कहाँ वॉक होती है, वो अगर आप बर्तन भी धो रही हैं या किचन में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल हम और ऐड करते हैं, क्योंकि बीइंग अ कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो देहातों में, छोटे कस्बों में, शहरों में लोग ये कहते हैं कि अलसी की पिनियां खाने से सर्कुलेशन बेहतर होती है, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? कॉन्सेप्ट अब जी देखें, ये अलसी की
इतनी लोग ये समझते हैं कि अलसी गर्म है, यानी जिसको हम फ्लैक्सीड कहते हैं आज के दौर में। अब पता नहीं, अब ये एक फूड की वो तसीर भी कहते हैं कि इसकी होती है, गर्म ठंडी की तसीर होती है। अब एग्जैक्टली मुझे इस चीज का नहीं पता कि ये क्या मतलब होता है। मैं ये पता है कि अगर उस पिनियों में ऑयल वगैरह है, ऑयल कम हो, ठीक, ऑयल होती है, शुगर होती है, तो अगर वो इतनी वो डाल देते हैं, ऑयल भी और शुगर भी, वो कहते हैं कि ये अभी सही इसका टेस्ट नहीं बना। जितने वो टेस्ट के चक्कर में ऑयल और इतनी चीज, वो तो डेफिनेटली नहीं सेहत के लिए बेहतर। अगर उस अलसी का बेनिफिट है भी तो वो हम कंट्राडिक्ट कर देते हैं, साथ में ऑयल डाल के, बस साथ में वो हम अगर उसका पाउडर बना के वैसे यूज कर लिया जाए किसी फॉर्म में तो वो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली वो वैसे कर लें तो वो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो फ्लू होता है बेसिकली, जी जी, पुराना नजला लगा होना या नजले का बार बार हो जाना, कुछ लोगों को गर्मी सर्दी दोनों मौसम में हो जाता है, जी जी, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है? देखें जी तनवीर साहब, ये एक बड़ी वाइड इसकी जो है ना रेंज है फ्लू की होना। अब एक फ्लू होता है एलर्जिक रिनाइटिस उसे कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके जो नेजल हैं, ब्लॉकेज है, नेजल टर्बिनेट्स आपके इन्फ्लेम्ड हैं, पॉलिप्स हैं, ठीक है, एलर्जिक रिनाइटिस है। अब इसमें ये क्या होता है कि आपका जो है साइनोसाइटिस है, ये सारी कॉमन काज है। अब एक फैमिली हिस्ट्री से एक पेशेंट है एलर्जिक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी मदर जो है वो एलर्जिक है, उसका फादर है, और उसने आगे बंदे ने काम भी वो करना है कि वो देहात में काम करना है, धूल मिट्टी में काम करना है, और उसके बाद कारपेटेड जो घर में, और उसमें साथ में परिंदे भी रखे होने हैं, सारा कुछ उसका ना, मास्क का इस्तेमाल नहीं करना। अब एलर्जी बेसिकली जो आपका अपना सिस्टम ही होता है, ठीक, अपना सिस्टम ही जब ओवर हो जाता है, ओवर एक्टिव होता है, तो उसे ही हम एलर्जी कहते हैं बेसिकली। तो ये हमारी हेल्थ के लिए ये वो साइन होता है ना, वो बताता है कि ये आपको हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रही है, अपने आप को वो कॉप करने। लेकिन ये है कि उसको हम अपने सिस्टम को ही हम फिर स्लो डाउन करते हैं, जो हम एंटी हिस्टामिन देते हैं कि चलो वो जो हिस्टामिन रिलीज हो रही होती है उसको ब्लॉक किया जाए, वो टेम्परेरी जो उसका हल होता है। उसका जो परमानेंट हल होता है वो यही होता है कि आप जितनी केयर कर सकें, और साथ में आप वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है वैक्सीनेशन है वो आप करवाएं, और उसके बाद न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, डायबिटिक हैं, उनको आप जो दूसरा वो वैक्सीनेशन लगवाएं। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जी, वो होती है कि जो लोग बार बार जो नेजल स्प्रे यूज करते हैं, ठीक, नेजल स्प्रे यूज करने से उसके बाद रिनाइटिस मेडिकेमेंटोजा उसे कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जब बार बार आप स्टीरॉयडल स्प्रे यूज करते हैं ना, रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी वो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो अब ब्लॉकेज हो गई है, एक्चुअली तो ये हमारे साइंसेस का काम है कि अब जो एयर है उसको ड्राई को उसको मॉइस्ट करके अंदर हमारी बॉडी में भेजें, ठीक। जब उसमें ये होगा कि आपको पहली इन्फ्लेमेशन हुई है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाएगी, ठीक है, वहां पे अगर आपकी डस्ट है वो भी आके लगती जाएगी, ठीक है। अब इसका जो हल है और इसका ये तरीक़ाकार है कि आप ये करें कि आप ऐसे मेडिसिन जो है ना, उसको मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमें ओवर द काउंटर आप जाके ना ले लिया करें, ठीक है, कि आप स्प्रे ले लें और जी नक द स्प्रे ले लो, ठीक है, ये नहीं काम करना, या कोई हल्की फुल्की एलर्जी की दवाई खा ली, ऐसे ना करें। अगर आपने एलर्जी की मेडिसिन खानी है, कम से कम आप फिर 2 to 3 वीक उसको कैरी करें, कंटिन्यू करें। और एजमा वाले जो पेशेंट है, मैं तुम्हें कहता हूँ कि आप माइटिका वगैरह और अपनी बेसिक जो है, ये सारे एजमा हो गया, उसके बाद ये आपकी एलर्जिक रिनाइटिस हो गया, एलर्जी की जितनी डिजीज हैं ये आपकी अपनी बॉडी की हैं, जितना आपने इसको अपने बचाना है चीजों से, उन जिन चीजों से आप अपनी डेवलप करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाएंगे, तो आप ठीक होते हैं। आप जितना आप उस डस्ट से, उस धूल मिट्टी से, उस चीज से बचेंगे जिससे आपको एलर्जी होती है, आप वो उतना ज्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आप वो चीजें कंटिन्यू, कुछ लोगों को ये पीनट से एलर्जी होती है, और उसके बाद बाकी डस्ट से, ये कारपेटेड जो घर होते हैं, परिंदे रखे होते हैं। अब फ्लू की आगे ये भी है कि फ्लू कौन सा है, ठीक है, ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है, ठीक है, कि आया कि ये निमोनिया है, आया कि ये वायरल है, ठीक, आया कि ये एलर्जिक है, ठीक है। और साथ में ये है कि जब बेजा एंटीबायोटिक यूज करते हैं ना, अच्छा हमारे जो लोग हैं ना, वो एंटीबायोटिक ऐसे खाते हैं जैसे गोली टॉफी चॉकलेट खानी है। अब हमारे पास जो टाइफाइड की है, पहले नंबर पे हमारा सेफ्ट्रैक्सोन, अब वो खत्म हो गया है, वो रेजिस्टेंस इतनी हो गई, काम ही नहीं करता। अब अजिथ्रोमाइसिन से भी, हम हमारे पास एक रेजिस्टेंट की वो ओरल ड्रग थी जो
ये भी रेजिस्टेंट होगी वो एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद फिर आपने मेरोपेनम पे चले जाना है, आगे मजीद एक्सपेंसिव भी है और गरीब आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता। अब ये क्या करते हैं कि जब आप जाते हैं ना स्टोरों पे जाते हैं, वो कहते हैं ये एजोमैक्स ले लें जी, ये फलाना एंटीबायोटिक ले लें, वो उसको क्या करता है 1-2 दिन की खुराक बना के दे देता है। अब उसका नुकसान ये होता है कि आपने एंटीबायोटिक तो वो 2 दिन खा ली, एजोमैक्स उसे नहीं पता ना कि इसका मैं कितना नुकसान कर रहा हूँ इस पेशेंट का, ये वायरल है, इसने ठीक तो हो जाना है, ठीक है, उसको वो जब देता है रेजिस्टेंस हो जाती है। 2-3 खुराकें लेने से बैक्टीरिया तो नहीं मरता उससे, सिर्फ वो एक डॉर्मेंट पोजीशन में चला जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो जब ग्रो करता है वो डबल अपनी पावर के साथ वापस आता है। फिर वो एजोमैक्स भी देंगे तो फिर वो काम नहीं। पाकिस्तान में जी जो है तकरीबन 98% जो है, ये 98% और इसमें डॉक्टर भी शामिल है। ऐसे ही उनको खुद रेजिस्टेंस है, वो खुद भी पूरी खुराक नहीं खाते क्योंकि सैंपलों से वो गुजारा चलाते हैं। अब देखें, अब डॉक्टर भी इस चीज का कर रहे हैं, डॉक्टर ऐसी नेग्लिजेंस कुछ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज है कि अगर एक पेशेंट आना है, उसने फीस देनी है, कहते हैं अगर हम एंटीबायोटिक नहीं लिखते ना या कुछ नहीं देते तो मरीज कहता है हमें आराम नहीं आएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए ये एंटीबायोटिक लिख के साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं है। अब देखें, अगर कोई भी बंदा जो है वो लॉन्ग टर्म दवाई खाना पसंद नहीं करता, अगर हमें भी बुखार हो ना, आपको मुझे हमने कोशिश करना है यार 2-3 दिन का ना ट्रीटमेंट हो, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा दवाई खाई नहीं जाती। ठीक। और अनटिल लोग आप देखें ना वो मजबूर होते हैं, मैं बिलीव करें उन लोगों को समझ सकता हूँ जो बेचारे डायबिटिक की वो मेडिसिन लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन की खा रहते हैं, वो थक जाते हैं मेडिसिन खा के। जाहिर बात है, वो कहते हैं उतनी दफा हम रोटी नहीं खाते जितनी दफा मेडिसिन खा रहे हैं। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि इतना मेडिसिन का जो यूज है ना, अगर इन इन्फेक्शन में, वायरल में, एलर्जी में, ये आप ज्यादातर कोशिश करें कि आप बचें उन चीजों से, ठीक ना कि आप स्टोर पे चले जाएं। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जी जो हमारी क्वैकरी है ना, जो मैं प्रमोट हो रही है, मैक में जितने डेवलप हो रहे हैं प्रमोट हो रही है। अब देखिए हमारे, अब बाकी का तो अब पूरे पंजाब में ही है, लेकिन मेरे मंडी बौद्दीन में जो है वो क्वैकरी इतनी पीक पे है। मैंने तो कई दफा अपने हेल्थ केयर कमीशन से भी, और उसके बाद जो सीओ DDHO है और सीओ हेल्थ है, और अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडी से भी रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली इसको किसी तरह जो है ना कम करें, ताकि लोगों की जिंदगी में वहां आसानी हो। बिल्कुल क्रैक डाउन करें, और आप अपने डॉक्टर्स जो हैं उनको अवेलेबल करें, उनके लिए आप सीट्स निकालें, डिस्पेंसरीज बनाएं। बिल्कुल। अब डॉक्टर भी कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे, वो भी कुछ ऐसे हैं, मेरे इलाके की मैं अपने बात कर रहा हूँ, मैं बाकी के मुझे नहीं पता कि क्या है। मेरे मंडी बौद्दीन में ये है कि वो लोग, अब ड्यूटी पे अगर एक बंदा नहीं आता, नाइट है ना, फॉर एग्जाम्पल नाइट टाइम को पेशेंट आ जाता है RSC में, डॉक्टर साहब की ड्यूटी है, डॉक्टर साहब नहीं होंगे, पीछे डिस्पेंसर उसको हैंडल करता है। अब और अगर आप कंसल्टेंट की बात करें, कोई नहीं होता। उसके बाद आप आप कह लें कि जो नीचे खाकरूब से लेके ना MS तक, अब अवेलेबिलिटी नहीं, जस्ट हाजिरी है। अब जब आप अवेलेबल ही नहीं होंगे, वो मरीज किधर जाएगा बेचारा? सारी बात है, वापस फिर उधर ही जाएगा, वो दोबारा आएगा भी नहीं, मेरा ट्रस्ट ही नहीं, वो नहीं आएगा, वो डेफिनेटली नहीं आएगा। फिर अगर आ भी जाए तो ये जान छुड़ाते हैं, 1-2 दवाइयां जो इनके पास पड़ी होती हैं वो दे के निकल जाओ यहाँ से। कुछ टेस्ट अगर करवाने पड़ जाए तो वो कहते हैं जी फलाना हमारे पास रिएजेंट खत्म हो गया, हमारे पास फलाना चीज भी नहीं है, और उन यानी पेशेंट को फैसिलिटेट नहीं करते, उसको डिग्रेड करके भेज देते। एग्जैक्टली। और मेरे जो मंडी बौद्दीन में है ना सर, मैं आपको बिलीव करें बताऊं कि मेरे जो डॉक्टर तबका है, हालांकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे मंडी बौद्दीन में 4 किस्म की क्वैकरी है। एक तो ये मैं आपको बताऊं कि एक ये क्वैकरी है कि जो एक नॉन क्वालिफाइड पर्सन है, वो तो आप जैसे कह लें कि ये बंदा है ही काफिर एक किस्म का, वो अगर अल्लाह का नाम ना भी ले भाई समझ आता है, ठीक, वो तो है ही। डॉक्टर ऐसे हैं जो कि क्वैकों की बैक सपोर्ट करते हैं, वहां पे जाके सर्जरियां करते हैं, उन्हीं के सेटअप पे करते हैं। और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो कि उसकी स्पेशलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं फैमिली मेडिसिन को, मैं कल को सर्जरी में घुस जाऊं, C-सेक्शन करने शुरू कर दूं, भाई मेरी तो आपके लिए मसला तो कोई नहीं, 20 दिन में आप ट्रेंड हो जाऊंगा। अब फिर मैं आप क्वैक को कैसे कहूं कि ये गलत कर रहा है? वो कहता है मैं भी आपसे अच्छी कर लेता हूं, मैं आपसे अच्छी। अब बिलीव करें ऐसे OT टेक्नीशियन है जो कि बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं, एनेस्थीसिया वाले टेक्नीशियन, बड़ी एनेस्थीसिया। तो क्या मैं अब उनको कहूं कि आप शुरू कर दें? ऐसे ही डॉक्टर जो मतलब करते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है और उस चीज में वो घुस जाते हैं।